हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मनीषा और ये एमपीपीएससी की सीरीज़ चल रही है। और आज मैं आपको मध्य प्रदेश स्थापना एवं पुनर्गठन पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले कि मैं आपको बोलूँ कि पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, हमारे हमेशा की तरह मैं आज आपको फिर स्ट्रेटेजी और टिप्स देना चाहती हूँ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा नहीं है तो आप मेरा पहला वीडियो देखिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड, आपको अगर मेरा नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको मेरे वीडियो पे जाके सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। और फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है उसके आप मुझे कमेंट्स भी कीजिए। अगर आप कमेंट करते हैं तभी मैं पता लगा पाऊँगी कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो आने वाले सारे वीडियोस आपको तभी मिल पाएंगे जब आप सब्सक्राइब करते हैं। ओके फ्रेंड, अब मैं आपको कुछ स्ट्रेटजी और टिप्स देना चाहती हूँ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टूडेंट्स जब होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम अगर आज का काम कल पे टाल दें तो बेटर है। फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं, कुछ आदतें होती है जो इंसान को सफल और असफल बनाती है। उसमें से कुछ ऐसी आदतें हैं जो सफलता की ओर ले जाती है और कुछ ऐसी आदतें होती है जो असफलता की ओर ले जाती है। जो असफलता की ओर ले जाती है फ्रेंड्स, वो आदतें क्या होती है, और जो सफलता की ओर ले जाती है वो आदतें कैसी होती है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, अगर हम किसी चीज़ को टालते रहे कि नहीं आज हम काम नहीं करते हैं, ये तो हम कल कर लेंगे, तो ये है असफलता मिलती है इससे हमें। हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, अगर हमारी टालने की आदत है तो हम उस काम में, उस कार्य में, जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो सफल नहीं होगा, क्योंकि हमने टाल दिया। अगर हमारी टालने की आदत नहीं है, हम काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। अगर हम इस स्रोत पे चलते हैं कि हाँ भाई हमको आज ही करना है, आज क्या अभी करना है, अभी अभी के अभी करना है, तो ही हम लाइफ में आगे जा सकते हैं। तभी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं, तभी हम टॉपर बन सकते हैं। फ्रेंड, अगर हमने टाल दिया तो हम कभी सफल नहीं हो सकते। और फ्रेंड, हमारी एक और आदत, हम मॉर्निंग में उठें। अगर हम मॉर्निंग में उठते हैं, अगर हम 6 बजे उठकर पढ़ाई करते हैं या 6 बजे उठ जाते हैं, तो फ्रेंड आपको पता है कि रात में पढ़ाई की अपेक्षा सुबह उठ कर पढ़ाई करने के कितने फ़ायदे हैं। फ्रेंड, अगर हम रात को पढ़ाई करते हैं, मान लो रात को पढ़ाई कर लेते हैं, तो हम दिन भर आलस फील करते हैं, हम इतने थकावट महसूस करते हैं। अगर फ्रेंड हम रात के बजाय सुबह उठ के पढ़ते हैं तो हम बहुत सारा टाइम भी कंज्यूम कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम सुबह 6 बजे उठ गए तो हम दोपहर में सोते नहीं, हम दोपहर में भी पढ़ते रहते हैं, क्योंकि सुबह हम फ्रेश रहते हैं, उठ के फ्रेश हो जाते हैं, तो हमको लगता है हम दोपहर में भी पढ़ लें और हम शाम को भी पढ़ लेते हैं। और जबकि अगर हम ये सोच रखें कि हम रात को पढ़ लेंगे तो फ्रेंड हमको रात को नींद भी आने लग जाती है। इसलिए हमें रूटीन बनाना चाहिए। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ऐसा ही नहीं कहा है। आप लोग कहते होंगे हाँ हाँ ये तो हमें सभी मालूम है। मालूम तो सब कुछ सभी को होता है फ्रेंड्स, मगर एप्लीकेबल कोई नहीं करता, ये अप्लाई कोई नहीं करता। पता हमें सब कुछ है मगर हम अप्लाई नहीं करते। तो हमें कोई बताने वाला ज़रूर चाहिए, हमें कोई मेंटर चाहिए कि जो हमें जगाए कि हाँ भाई ये करना है। और थर्ड फ्रेंड, टाइम मैनेजमेंट। अगर हम टाइम मैनेजमेंट सीख ले फ्रेंड, हम हमारे टाइम को यूटिलाइज़ करें, तो हम लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। फ्रेंड, टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करें, हम हमारा एक शेड्यूल बना के रखें। फ्रेंड्स, आप लोग एक कॉपी में एक लिस्ट बना के रखा कीजिए कि हम कितने टाइम में क्या कर रहे हैं, हम सुबह कितने बजे उठ रहे हैं, हम कितना टाइम पढ़ाई को दे रहे हैं। फ्रेंड्स, आप मानेंगे नहीं कि हम जो मोबाइल में देखते हैं, हम मूवी देख रहे हैं, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, इंटरटेनमेंट के लिए ही हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। फ्रेंड, हम कितना सारा समय है जो पूरा लॉस कर देते हैं। फ्रेंड, अगर हम लॉस करेंगे समय तो हम कभी टॉपर नहीं बन पाएंगे, कभी कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। हम सफल तभी होते हैं जब हम एक प्रॉपर तरीके का टाइम मैनेजमेंट बनाएं। अगर हम टाइम मैनेजमेंट बनाएंगे तभी सफल होंगे। हम मॉर्निंग में उठेंगे, हम काम टालने की आदत को छोड़ देंगे, तभी हम सफल होंगे फ्रेंड, अदरवाइज़ नहीं। तो
ये हम वादा करते हैं आज से। हमें सबको वादा करना चाहिए फ्रेंड कि हम काम नहीं टालेंगे, हम सुबह उठेंगे, हम रेगुलर रूटीन बनाएंगे, हम टाइम मैनेजमेंट करेंगे, हम मोबाइल का नोटिस करेंगे कि हम मूवी और जो भी हमारे नोटिफिकेशन आके दौड़ दौड़ के देखने नहीं जाएंगे। हम डू नॉट डिस्टर्ब पे लगा देंगे मोबाइल को जब तक कि हम हमारी पढ़ाई कर रहे हैं। हमारी पढ़ाई को पहले पूरा टाइम देंगे। अगर मोबाइल में देखना ही होगा तो अच्छे वीडियोस देखेंगे, वैसे वीडियोस देखेंगे जो ज्ञानप्रद हो, ऐसे वीडियोस देखेंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हो। इस तरीके से अगर हम करेंगे तो हम कोई भी एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। हमारा गोल जो होगा वो साफ़ होगा फ्रेंड, हमें क्लियर तरीके से दिखाई देगा, वो हमारा गोल स्पेसिफिक गोल होगा। तो फ्रेंड आइए हम लोग स्पेसिफिक गोल के लिए तैयारी करें, हम हमारे एग्ज़ाम को क्रैक करने की तैयारी करें। चलिए फ्रेंड, ये MPPSC की मेरी पहली सीरीज़ है, तो मैं आपको नया टॉपिक मेरा जो है स्थापना एवं पुनर्गठन, मध्य प्रदेश की स्थापना एवं पुनर्गठन पढ़ाने जा रही हूँ फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आइए हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश का गठन। फ्रेंड, आज़ादी के पहले की बात बताती हूँ। आज़ादी के पहले क्या था फ्रेंड, आप लोग तो सभी जानते हैं कि हमारा देश गुलाम रह चुका है ब्रिटिश सरकार के, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत। अब फ्रेंड हम जब आज़ाद हुए थे, आज़ादी से पहले क्या था, आज़ादी से पहले मध्य प्रदेश नहीं था। अभी तो मध्य प्रदेश का गठन ही नहीं हुआ फ्रेंड। ये क्या होता है फ्रेंड कि आज़ादी से पहले जो था वो हमारे प्रशासनिक इकाइयाँ दो भागों में विभाजित थी। पहला भाग जो था वो ब्रिटिश प्रांत और दूसरा भाग जो था वो देसी रियासतें। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें। जो ब्रिटिश प्रांत था फ्रेंड वो हमारा ब्रिटिश सरकार के शासन के अंतर्गत चलता था, ये ब्रिटिश सरकार के अधीन था। और फ्रेंड जो देसी रियासतें थी वो राजा के शासन के अंतर्गत तो थी, मगर उसकी पूरी बागडोर जो थी, उसके पूरी बागडोर ब्रिटिश सरकार के हाथों में थी। इस तरीके से हमारी प्रशासनिक इकाइयाँ विभाजित थी। और फ्रेंड उसके बाद क्या होता है कि हमारा फिर उसके बाद 1947 की बात है फ्रेंड। 1947 में क्या होता है फ्रेंड कि हमारा जो देश था वो आज़ाद हो चुका था। आज़ाद होने के बाद हमारा जो देश दो अधिराज्यों के बीच में बंट गया, एक था भारत और दूसरा पाकिस्तान। फ्रेंड्स, भारत में 552 रियासतें थी, 552 रियासतें थी राजा महाराजाओं वाली। वो जो थी 552 में से 549 जो थे वो भारत में सम्मिलित हो गए। 549 जो रियासतें थी वो भारत में सम्मिलित हो गई, परंतु 3 जो रियासतें थी फ्रेंड्स, आप यहाँ नोट कर सकते हैं, अभी मैं बताऊँगी, पहले बता देती हूँ मैं आपको। 3 जो रियासतें थी फ्रेंड, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, ये तीनों रियासतें भारत में सम्मिलित नहीं हुई। ये भारत से बाहर ही रही, मतलब ये अलग ही रही, ये किसी में भी सम्मिलित नहीं हुई। इस तरीके देखिए ये यहाँ पर दिया है। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद होने के बाद 552 देशी रियासतें थी, जिसमें 549 जो है भारत में शामिल हो गई और 3 जो थी जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, वो भारत में शामिल नहीं हुई। 50 अब 1947 पे तो आ गए। 1950 में क्या होता है फ्रेंड, 1950 में हमारा संविधान बन चुका था। संविधान बन चुका था, आप लोगों को तो मालूम है हमारे संविधान निर्माता के जो नाम है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। उन्होंने हमको संविधान दिलाया। जो संविधान लागू हो गया था वो 1950 में तो लागू हो चुका था, तो 1950 की स्थिति हम आगे देखेंगे फ्रेंड्स। संविधान द्वारा 1950 में हमारा संविधान संघ बन चुका था, 29 राज्य भी बन गए थे। जो हमारा देश है वो 4 भागों में विभाजित हो गया था, भाग क, भाग ख, भाग ग, भाग घ। इस तरीके से जो भाग ग में था फ्रेंड वो गवर्नर शासन था। आप लोग देख रहे हैं, गवर्नर शासन था। गवर्नर शासन ब्रिटिश सरकार के हाथ में था। फिर भाग ख में था वो 9 राज्यों की विधानमंडल का शासन था, प्लस शाही शासन। 9 राज्यों की विधानमंडल का शासन और प्लस शाही शासन। और भाग ग में था फ्रेंड्स जो ब्रिटिश सरकार के आयुक्त थे, जो ब्रिटिश सरकार के मुख्य आयुक्तों का शासन था फ्रेंड भाग ग में। और भाग घ था, भाग घ में केंद्रीकृत शासन था।
केंद्रीकृत शासन था, जिसमें अंडमान और निकोबार जैसे द्वीप समूह केंद्रीकृत जो बने हुए हैं उनका शासन था, केंद्रीकृत शासन था। फ्रेंड, हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है हमारा आयोग समितियाँ। फ्रेंड्स, जब देशी रियासतों का विलय हुआ तब हमारे यहाँ समिति और आयोग बन गए। अब सबसे पहले धर आयोग बना। हमारा धर आयोग जो था वो जून 1948 में बना। धर आयोग में क्या हुआ फ्रेंड कि धर आयोग में जो लोग थे साउथ इंडिया के लोग, वो कह रहे थे कि धर आयोग जो बना है वो भारत, जिसका गठन जो हुआ था धर आयोग का, वो भारत सरकार के अंतर्गत ही हुआ था, कि भारत सरकार द्वारा ही धर आयोग का गठन हुआ था। अब धर आयोग में रखा क्या गया था फ्रेंड, उसका उद्देश्य क्या था? उसका मुख्य उद्देश्य ये था फ्रेंड कि भाषिक आधार पर, जैसे मराठी बोलने वाले जहाँ हैं वहाँ मराठी ही रहेंगे, बंगाली बोलने वाले जहाँ हैं वहाँ बंगाली ही रहेंगे। उसका मुख्य उद्देश्य था कि भाषिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। ये धर आयोग में प्रस्ताव रखा था, पास नहीं हुआ, प्रस्ताव रखा था 1948 जून को कि भाई भाषिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। मगर दिसंबर 1948 को क्या हुआ फ्रेंड, दिसंबर 1948 को जब रिपोर्ट पारित हुई, धर आयोग के तरफ से जो रिपोर्ट पारित की गई, तो ये कहा गया कि भाषिक आधार पर यह होना संभव नहीं, भाषिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना संभव नहीं, राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए, ऐसा कहा गया धर आयोग में। फिर धर आयोग के बाद फ्रेंड, धर आयोग में तो नामंजूर हो गई कि नहीं भाषिक आधार पर नहीं होगा भाई, ये तो राज्यों का पुनर्गठन भाषिक आधार पर नहीं होगा। तो फिर फ्रेंड जेवीपी नाम की एक और समिति बनाई गई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और सीतारमैया पट्टाभी सीतारमैया थे। तो ये जो समिति बनाई गई फ्रेंड, ये दिसंबर 1948 में बनाई गई। ये दिसंबर 1948 में ये समिति बनाई गई फ्रेंड। इसमें भी यही प्रस्ताव रखा है, कांग्रेस द्वारा ये समितियां बनाई गई थी, इसमें भी यही प्रस्ताव रखा गया। मगर अप्रैल 1949 में ये प्रस्ताव जो है, ये अप्रैल 1949 में रद्द हो गया कि नहीं, इस तरीके का कोई प्रस्ताव पारित नहीं होगा, इस तरीके का हो गया। मगर साउथ इंडियन जो लोग थे फ्रेंड, जो साउथ इंडिया के लोग थे, वो बोल रहे थे कि नहीं, उनको भाषिक आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, इस पे जिद पे अड़े थे। कांग्रेस के एक नेता थे फ्रेंड, जिनका नाम था रामुलू, पोट्टाभी रामालू उनका नाम था फ्रेंड। तो श्री पोट्टी रामालू उनका नाम था फ्रेंड। तो वो बहुत ही अड़ गए, उन्होंने 56 दिन के अनशन पर बैठ गए। वो 56 दिन उन्होंने खाना नहीं खाया और 56 दिन के अनशन पर बैठ गए फ्रेंड। तो क्या हुआ, 56 दिन के अनशन पर बैठ गए वो, और तो उनकी मृत्यु हो गई, 56वें दिन उनकी मृत्यु हो गई। तो उसके चलते फ्रेंड अक्टूबर 1956 को भाषिक आधार पर राज्यों का गठन हुआ। 1956 में हुआ, मगर अक्टूबर 1956 में भाषिक आधार पर राज्यों का गठन हुआ। और तो पहला राज्य जो बनाया गया फ्रेंड, वो आंध्र प्रदेश था। पहला राज्य जो बनाया गया भाषिक आधार पर, वो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड, आप नोट कर लीजिए, ये सब ये लीजिए, आप नोट कर लीजिए। पॉज करके भी कर सकते हैं फ्रेंड आप लोग नोट, और आप लोग नोट्स बनाते हो। चलिए, अगला जो आयोग है वो है फजल अली आयोग। फ्रेंड, फजल अली आयोग जो है वो 29 दिसंबर 1953 में बना। इसके जो अध्यक्ष थे वो फजल अली थे, हृदयनाथ कुंजरू थे और M.K. पनिक्कर थे। फ्रेंड, इसकी जब रिपोर्ट आई थी तो इसकी रिपोर्ट में ये 1955 में ये पारित हो गया था कि भाषिक आधार पर हम जो है वो राज्यों का गठन कर सकते हैं। तो भाषिक आधार पर राज्यों का गठन हो गया, और आयोग ने ये सलाह दी थी कि अब वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। जो वर्गीकरण है राज्यों का वो अब नहीं होना चाहिए। और फ्रेंड 1 नवंबर 1956 को हमारे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने, जिसमें से 1 नवंबर 1956 को एक मध्य प्रदेश भी था। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैप है,
ये मैप है 1947 से 1956 तक के जो मध्य प्रदेश की स्थिति थी उसको दर्शाता है ये मैप। ये देखिए ये मैप फ्रेंड्स, जो ये लाइनिंग्स वाला दिख रहा है ये मध्य भारत है। जो ये सेंटर पोर्शन में दिख रहा है आपको सर्कल बने हुए हैं ये मध्य प्रदेश है। और ये जो प्लस साइन दिख रहा है फ्रेंड ये विंध्य प्रदेश है। इस तरीके का मैप था फ्रेंड 1947 से 56 की स्थिति मध्य प्रदेश की। फ्रेंड स्टेट ए ये आपको दिख रहा होगा, सेंट्रल प्रोविजंस प्लस बरार प्लस छत्तीसगढ़ प्लस बघेलखंड। फ्रेंड छत्तीसगढ़ सीपी प्लस बरार प्लस छत्तीसगढ़ प्लस बघेलखंड जो थे उसकी राजधानी थी नागपुर। और फ्रेंड इसके जो लीडर थे, इसके जो प्रमुख थे वो पंडित रविशंकर थे। और फ्रेंड जो ये स्टेट ए है उसी को हम मध्य प्रदेश कहते हैं। फ्रेंड जो स्टेट ए है यही मध्य प्रदेश कहलाता है। 1947 से 56 की स्थिति। अब फ्रेंड हम स्टेट बी देखते हैं, या आप नोट कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं स्टेट बी। फ्रेंड पश्चिम की 25 स्टेट्स, जो पश्चिम की 25 स्टेट थी फ्रेंड जिनका नाम मध्य भारत है, और इसकी राजधानी 6 महीने इंदौर और 6 महीने ग्वालियर रहती थी। और इसके प्रमुख थे लीलाधर सेठ। फ्रेंड ये स्टेट बी का है। अब चलते हैं हम स्टेट सी के बारे में। फ्रेंड्स आपने बी उतार लिया होगा, स्टेट बी। अब स्टेट सी पे चलते हैं। फ्रेंड्स स्टेट सी में क्या था ये देखिए, आपको दिख रहा है यहाँ पर स्टेट सी। स्टेट सी मतलब विंध्य प्रदेश। उत्तर की रियासतें, विंध्य प्रदेश की 38 रियासतें फ्रेंड्स इसमें शामिल थी। ये विंध्य की 38 रियासतें प्लस भोपाल प्लस उत्तर की रियासतें, जिसकी राजधानी थी फ्रेंड रीवा, और जिसके प्रमुख थे मार्तंड सिंह। आप ये नोट कर सकते हैं फ्रेंड। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ, मगर उसमें कुछ चेंजेस भी आए। वो चेंजेस इस प्रकार थे कि कुछ जिले जो थे वो तत्कालीन दूसरे जिलों में शिफ्ट हो गए। देखिए जैसे कि बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, भंडारा यहाँ दिया है, वर्धा, नागपुर, भंडारा इत्यादि जो जिले थे जो पहले मध्य प्रदेश में थे वो तत्कालीन मुंबई में मिला दिए गए। और फ्रेंड्स जो मंदसौर था, मंदसौर की जो तहसील थी भानपुर, उसके सुनील टप्पा को छोड़कर शेष को मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। राजस्थान की जो सिरोंज तहसील थी उसको विदिशा में मिला लिया गया। फ्रेंड मध्य प्रदेश में विदिशा तहसील में उसे मिला लिया गया। और पार्ट सी का जो भाग था फ्रेंड जिसमें भोपाल भी आता था वो भी मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। उसी प्रकार फ्रेंड 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश में 43 जिले बने। ये था पूरा मध्य प्रदेश का 1956 से 2000 की स्थिति। फ्रेंड अब क्या हुआ, हमारे जो जिले हैं वो 43 बन चुके हैं। अब 1956 से 2000 की हमारी आंतरिक स्थिति देख लेते हैं कि हमारी आंतरिक स्थिति क्या थी। 26 जनवरी 26 जनवरी 1972 को फ्रेंड 1972 में हमारे 2 जिले बने। जो 2 जिले थे फ्रेंड सीहोर से भोपाल और दूर से राजनांदगांव। फिर BR दुबे की अनुशंसा पे 10 और जिले बने फ्रेंड। वो जिले थे हमारा बड़वानी, खरगोन से बड़वानी, मुरैना से श्योपुर और जबलपुर से कटनी और मंडला से डिंडोरी। इस तरीके के 10 जिले बने फ्रेंड। जो 10 में से फ्रेंड जो 4 थे वो मध्य प्रदेश में रहे और जो 6 बाकी थे वो हमारे छत्तीसगढ़ में चले गए। मगर काउंटिंग अभी हमारी पूरे जिलों की होगी क्योंकि अभी 98 ही चल रहा है। ये फ्रेंड ये जो हुआ ये 25 मई 1998 की बात है। तो 98 में हमारे जिले पूरे काउंट होंगे। BR दुबे की अनुशंसा पर 55 जिले बने। अब सिंहदेव कमेटी आ गई। सिंहदेव कमेटी आई फ्रेंड तो ये 6 जुलाई 1998 में आई। जब सिंहदेव कमेटी बनी फ्रेंड तो हमारे यहाँ 6 जिले और बन गए। मतलब मध्य प्रदेश में पहले 55 जिले तो थे, उसके बाद और 6 जिले हो गए। अगर हम काउंटिंग करें तो अब हमारे 61 जिले हो चुके हैं। तो
अब उसमें से हम 3 इसलिए काउंट कर रहे हैं फ्रेंड, ये 3 इसलिए गिन रहे हैं क्योंकि जो 3 थे वो अभी हमारे छत्तीसगढ़ में चले गए हैं। अब वो हमारे मध्य प्रदेश में नहीं है, अब वो छत्तीसगढ़ में चले गए। इसमें से 3 जिले जो है वो शहडोल से उमरिया, होशंगाबाद से हरदा और मंदसौर, ये देखिए फ्रेंड यहाँ लिखा हुआ है, और मंदसौर से नीमच। ये जो 3 जिले नए बनाए गए सिंहदेव कमेटी द्वारा। अब फ्रेंड 98 सिंहदेव कमेटी 6 जुलाई 98 की बात है ये। अब आ गया फ्रेंड 2000 में 45 वर्षों के पश्चात फ्रेंड हमारा मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ भाग अलग हो जाता है। तो छत्तीसगढ़ का 30.47% भाग जो है वो अलग हो गया। अलग होने के बाद अभी हमारे 61 जिले हैं, 61 में से 16 जो है वो माइनस हो गए। 16 माइनस होने के बाद हमारे पास अब 45 जिले बचे फ्रेंड, आप लोग नोट कर सकते हैं। अब हमारे जो जिले हैं फ्रेंड वो 45 रह गए। 2000 में जब 61 में से 16 जिले जो थे हमारे मध्य प्रदेश में वो छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं, तो हमारे यहाँ पर क्रमशः 45 जिले रह जाते हैं। 45 जिले में से 2003 में फ्रेंड्स ये 3 जिले जो है ये और जुड़ जाते हैं, जैसे गुना से अशोकनगर, खंडवा से बुरहानपुर और शहडोल से अनूपपुर। इस तरीके के 3 जिले सिर्फ 48 जिले हो गए। अब वर्ष 2008 में क्या होता है फ्रेंड, हमारे यहाँ पर 2 जिले और जुड़ जाते हैं, जैसे झाबुआ से अलीराजपुर और सीधी से सिंगरौली, ये 2 और जुड़ जाते हैं फ्रेंड। तो 48 प्लस और 2 हो गए, तो फ्रेंड 50 हो गए। अब 50 हो गए फ्रेंड। अब हमारे 16 अगस्त 2013 को क्या होता है फ्रेंड, हमारे यहाँ से एक और जिला जुड़ जाता है। वो जिला है आगरमालवा जुड़ जाता है, शाजापुर से आगरमालवा। तो 50 जिले हमारे पहले हो गए थे फ्रेंड, और एक और जुड़ गया आगरमालवा शाजापुर से, तो वो हो गए 51। अब वर्ष 2000 को क्या होता है फ्रेंड कि टीकमगढ़ से निवाड़ी नामक एक और जिला बन जाता है। तो 51 पहले हो चुके थे, 51 + 1 कितने हो गए फ्रेंड, 52। और वर्ष 2020 में और 3 जिले जुड़ गए फ्रेंड, गुना से छाजोड़, सतना से मैहर और फ्रेंड उज्जैन से नागदा। इस प्रकार से हमारे ये जिले पूरे हमारे इस प्रकार से हमारे अभी तक के 55 जिले हो गए हैं। तो मध्य प्रदेश में आज मध्य प्रदेश की स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं, 10 संभाग और 55 जिले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड मेरे वीडियोस को आप। और फ्रेंड आप लाइक करना मत भूलिए फ्रेंड्स। अगर आप कमेंट्स करते हैं फ्रेंड तो मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। प्लीज़ आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। ओके, नमस्कार।